हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर ये हिंदी का टेस्ट कौन सी एग्ज़ाम के लिए है। तो फुल टेस्ट का मतलब होता है आप ऑल इंडिया कहीं का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि फुल टेस्ट में आपका फुल सिलेबस आपका होता है। इस कारण से डेली यहाँ पर आपको फुल टेस्ट ही कराया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। और नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप लोग टाइम से आ जाया करिए। आपको पता है कि ये क्लास कभी भी बंद नहीं होती है, आपकी 8:30 बजे हमेशा होती है। ठीक है, डेली आपको 8:30 बजे क्लास होती है। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो आप टाइम से आ जाया करिए। चलिए गुड इवनिंग स्टार्ट करें। आवाज़ आ रही है ना, क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। आपका भविष्य उज्जवल हो, यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? सभी के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं और जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका सी नंबर, ये आपका है इच्छावाचक। कैसा है? ये इच्छावाचक है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध होता है उसे इच्छावाचक कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य कृत्यवाच्य है? कृत्यवाच्य यहाँ पर आपका कौन सा है? और कृत्यवाच्य मतलब क्रिया का वह रूप जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कर्ता प्रधान दे रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जवाब ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। ठीक है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। यहाँ पर आपका जवाब आपका हो जाएगा बी। यहाँ पर देखो कर्ता क्या है? कर्ता क्या है? कर्ता आपका यहाँ पर अध्यापक है और अध्यापक की यहाँ पर क्या हो रही है? प्रधानता हो रही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है कि ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ला और सा का उच्चारण बताना है साथियों। चलिए सभी लोग, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलिए ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो 3 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दंत से होता है, याद रखिएगा किससे होता है? दंत से होता है। हमने आपको कंठ वाला बताया था और कंठ वाले में भी आपकी कौन कौन से होते हैं? कंठ वाले में आपकी छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग तो होता ही है, साथ में जो आपका हा होता है। ठीक है, हा होता है और विसर्ग, ये आपके कंठ वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और वहीं पर जो तालु है, ठीक है, तालु में तो तालु में आपकी चावर्ग तो आता ही है, साथ में आपकी छोटी ई, बड़ी ई और या और सा, ये दोनों आते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। कह रहा आपसे आदि कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। यहाँ पर बताना है कौन से कवि हैं जिन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। 4 का जवाब देना है और 4 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका ए नंबर कौन सा? ये वाला वाल्मीकि भरा जाएगा। 4 का जिसका जवाब ए आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अगला प्रश्न है स्वरों का उच्चारण, स्वरों का जो उच्चारण होता है कैसे होता है? देख लीजिए 5 का स्वर व्यंजनों की सहायता से तो होता नहीं है, अनुस्वर की सहायता से भी नहीं होता है, अनुनासिक की सहायता से नहीं होता है, बिना किसी सहायता से। यहाँ पर जवाब डी हो जाएगा। यहाँ पर बिना किसी सहायता से स्वरों का उच्चारण होता है। क्यों? क्योंकि स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। हमने आपको बताया था स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जवाब आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? 6 का जवाब देना है और 6 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं आपकी स्रोत भाषा। ठीक है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं स्रोत भाषा कहते हैं। ठीक है, स्रोत भाषा। और यहाँ पर जैसे कि अगला जो दिया है नम्रता ही स्वतंत्रता, मतलब यहाँ पर आपका गद्यांश दे दिया है ना। गद्यांश को आप कह सकते हैं स्किप हम कर दे रहे हैं
और इसके बाद यहाँ पर हम लोग 11 नंबर से आते हैं। कह रहा आपसे दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग करना है। पुलिस को देखकर चोर, चोर क्या हो गया, 9 2 11 हो गया, हमेशा से आपने पढ़ा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। ठीक है। अच्छा, अंगूठा दिखाना क्या होता है? अंगूठा दिखाना समय पर धोखा दे देना। ठीक है। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, आंख का तारा अत्यंत प्रिय। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? चलिए, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जवाब देखिए, दिवाकर है, प्रभाकर है और भास्कर है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी नंबर सुधाकर। ठीक है, सुधाकर ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये आपके चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सूर्य के पर्यायवाची में आपके कह सकते हैं कि मार्तंड, रवि, मरीच, सविता, संत, आदित्य, भानु। ठीक है, ढेरों होते हैं। वहीं पर चंद्रमा की पर्यायवाची में आपकी हिमांशु, सुधांश, राकेश, शशि, ये ढेरों आपके पूछे जाते हैं हमेशा। अगला है दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। अमृत का विलोम बताना है यहाँ पर साथियों। तो अमृत का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर विलोम पूछा है, विलोम हो जाएगा आपका 20। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर सुधा तो आपको पता है कि अमृत का पर्याय ही होता है ना। जलज, जलज का मतलब आपका कह सकते हैं ये कमल का पर्याय होता है। ठीक है। और भय का विलोम आपका कह सकते हैं साहस होता है। तो यहाँ पर अमृत का पूछा था, जो कि आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा। अगला है श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की? 14 का जवाब देना है सभी को। तो 14 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा। आपके तुलसीदास ने किया। ठीक है, तुलसीदास ने। और किस भाषा में किया था, ये भी क्वेश्चन तो बनता है ना कि किस भाषा में किया था। तो आपके अवधी भाषा में रचित एक ये प्रबंध काव्य है। ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? यहाँ पर देखो, माता पिता के बीच में एक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। उस चिन्ह का क्या नाम होगा? सभी साथी जवाब देंगे। और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा थर्ड नंबर, योजक चिन्ह होता है। ठीक है, योजक चिन्ह, जैसे कि माता पिता यथा, जो मतलब कि डैश आपका छोटा सा लगा होना चाहिए, क्योंकि माता और पिता बोलते हैं ना, तो और मतलब आपका डैश लगा होना चाहिए। चलिए, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? चलिए भाई, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, 14 सितंबर 1949 को। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यही कारण है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? चलिए सर जवाब दीजिए, समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? चलिए बिल्कुल सही है। और जवाब यहाँ पर 17 का ऑप्शन आपका यहाँ पर जो समुद्र का पर्यायवाची है वो आपका ए नंबर रत्नाकर हो जाएगा। ठीक है, रत्नाकर आपका हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची। और समुद्र के पर्यायवाची में जलधि, परावार, सिंधु, नीलगिरी, नदीस, पयोधि आपके ढेर सारे होते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि संधि के कितने भेद होते हैं? जी क्वेश्चन आपका है, संधि के कितने भेद होते हैं? चलिए संधि के भेद, ऑप्शन राइट 18 का हो जाएगा आपका सी नंबर। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं सर? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बिल्कुल सही जवाब है। टाइम से आया करिए। गुड इवनिंग सभी को, टाइम से आया करिए। चलिए प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? 19 नंबर। चलिए 19 नंबर आपसे पूछा है प्रतिध्वनि। तो यहाँ पर अगर इसे तोड़ेंगे तो प्रति उपसर्ग निकलेगा। क्या निकलेगा? प्रति निकलेगा। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट 19 का फर्स्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अगला है कारज किस प्रकार का शब्द है? चलिए सर अगला क्वेश्चन, कारज किस प्रकार का शब्द है? 20 का जवाब।
तो चलिए 20 का जवाब ऑप्शन राइट कारज। कारज ये आपका है अर्ध तत्सम, ठीक है, समझ के देखिए 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्ध तत्सम है। अच्छा ये सर अर्ध तत्सम क्या होता है, दिक्कत ये होती है, तो अर्ध तत्सम वे शब्द हैं जो आधुनिक भाषा काल में सीधे संस्कृत संस्कृत से लिए गए हैं और सामान्य भाषा में प्रयुक्त होने के कारण इनमें से थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, इन्हें हम लोग अर्ध तत्सम कहते हैं। अच्छा अर्ध तत्सम के हम आपको 4-5 उदाहरण बता दें, उनको आप लिख लीजिए और हमेशा एग्जाम में वही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपके अर्ध तत्सम होते हैं, ठीक है। एक तो होता है दई, क्या होता है, दई, ये आपका होगा। एक आपका होता है रात, ठीक है, रात भी आपके अर्ध तत्सम में आता है। एक आपको आता है अक्षर, कौन सा, ये वाला अक्षर, ये आपका अर्ध तत्सम होता है। एक होती है अग्नि, क्या, अग्नि नहीं, पूरा ग यहाँ पर लगाना है, ये वाला अग्नि, ठीक है, ये वाला आपका होगा, ये अर्ध तत्सम होगा, आधा ग कर दोगे तो भी तत्सम होगा, ठीक है। एक होता है आपका बच्छ, ठीक है, बच्छ, ये भी आपको अर्ध तत्सम में ही होगा। एक होता है अया, अया मतलब क्या होता है, आ, आधा गा और या की मात्रा ये, इतने आप पढ़ लीजिए, आपको अर्ध तत्सम यही आपको शब्द हमेशा आपको घुमा फिरा के पूछेगा। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न है कि लड़का कौन सी संज्ञा है, लड़का कौन सी संज्ञा है, तो लड़का तो एक है नहीं, लड़का एक नहीं है, ये जाति के अंतर्गत आएगा, सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। जिन संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक बोलते हैं। चलिए अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। चलिए 22 नंबर, चलिए 22, यहां पर प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं, दो भेद होते हैं, कौन कौन से, तो आपके होते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी मतलब होता है जिसका विकार कर सके, और विकारी शब्द के हिसाब से 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 आपके होते हैं जिन्हें हम लोग आपके विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द आपके क्रिया विशेषण, ठीक है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक, ये आपके अविकारी शब्द में आते हैं, याद रखिएगा। अगला है अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना यहाँ पर बताना है, अधिसूचना जो प्रकाशित होती है यह आपकी कहाँ से या कैसे, तो अधिसूचना ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 23 को ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सरकारी गजट में। याद रखिएगा कि अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है, ठीक है। अच्छा इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अधिसूचना को, अधिसूचना को क्या बोलते हैं, अधिसूचना को बोलते हैं हम लोग क्या, जो इस समय समस्या आ रही है हम लोगों में, क्या, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, किसी के पास नोटिफिकेशन जाता है, किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो अधिसूचना मतलब होता है नोटिफिकेशन। समझ में आ गया ना, टाइम से आया करिए, नोटिफिकेशन का आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं वेट मत किया करिए, टाइम से आ जाया करिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है, सरल शब्द का विलोम नहीं है। 24 नंबर, तो सरल का विलोम देखो कुटिल हो गया, वक्र हो गया, कठिन, लेकिन 24 को ऑप्शन डी यहां पर देख सकते हैं, डी नंबर, ये निरर्थक, ठीक है, निरर्थक शब्द सरल का विलोम नहीं है, ठीक है। निरर्थक का विलोम क्या बनता है सर, निरर्थक का बनता है सार्थक बनता है, ठीक है, सार्थक बनता है। चलिए अगला प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। चलिए रचना के आधार पर पूछ लिया गया है, और रचना के आधार पर वाक्य होते हैं आपके 3 प्रकार के, हमने आपको बताया है। रचना के आधार पर कितने, तो आपके 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर बताइए कि 3 कौन कौन होते हैं, 3 कौन कौन होते हैं, तो 3 एक में होता है आपका सरल वाक्य, ठीक है, एक होता है आपका सरल वाक्य, दूसरा आपका होता है मिश्र वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य, और आपका तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा होता है संयुक्त वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य, ये 3 वाक्य होते हैं, ठीक है। और हमने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इनको बता दिया है, तो टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन तो पक्का ही मिलता है। चलिए संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। 26 नंबर,
तो कुछ प्रश्न होते हैं जिनको आपको रट के रख लेना है, अपने माइंड में बिल्कुल फीड कर लेना है कि ये नहीं, आपका ऐसा ही होता है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी, आपका 1/3। ठीक है, 1/3 होते हैं, मतलब किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, कुछ भी व्यवहार भी हो सब में, तो उसमें जो मूल पाठ होता है 1/3 शब्दों से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, ताकि स्पष्ट, शुद्धता, सरल भाषा में उसको पता चल जाए कि नहीं, इस पत्र में आपकी ये पॉइंट पढ़ लेने से पता चल गया कि इसमें ये लिखा गया होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे हम लोग बोलते हैं आपका सर्वनाम। ठीक है, परिभाषा को थोड़ा सा मरोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं जो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पर सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द पूर्वापर संज्ञा के किसी भी संज्ञा के बदले, मतलब संज्ञा के स्थान पर बोले लिखे जाते हैं। ठीक है, तब सर्वनाम आपका हो जाता है। ठीक है, और विशेषण तो आपको हमने बताया ही है कि विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, चलिए अगले प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। तो 28 का जवाब, 28 का जवाब यहाँ पर आपका सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है सर। ऑप्शन आपका यहाँ पर 28 का फर्स्ट हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और रसों की जो सर्व मान्यता प्राप्त हुई है कि कितने रस आपके हैं, तो मान्यता प्राप्त रसों की संख्या आपकी 9 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी कवि का मानना है जहाँ पर 8 होते हैं। ठीक है, शांत रस को ऐड नहीं करते तब आपको 8 होते हैं, वैसे आपके 9 हैं। अब यहाँ पर देखिए श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भयानक रस का जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस का विस्मय होता है। शांत रस का निर्वेद होता है। ठीक है, चलिए रिवीजन हो रहा है अच्छे से, सभी को रिवीजन होना चाहिए। यह रिवीजन आपकी कह सकते हैं डेली आपकी होती है। चलिए, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किसमें हुआ है, 29 नंबर। तो यहाँ पर जवाब आपका, ऐसा काम मत करो मैं पीछे आया था, मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं काम के पीछे आया था। देखो यहाँ पर 29 का ऑप्शन डी, मैं काम के पीछे आया था। मान लो आप दिल्ली गए हो, कोई पूछे तो भाई कोई ना कोई संबंध रहा होगा कि आप गए, किसी काम से गए ना, काम के लिए गए, अर्थात संबंध बोधक डी हो जाएगा। अगला है माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। अगर माता पिता आपको लेटर लिखते हैं तो पिताजी अभिवादन के रूप में क्या प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका यहाँ पर ए नंबर, शुभ आशीर्वाद। क्या प्रयोग करेंगे साथी, शुभ आशीर्वाद का अभिवादन किया जाना चाहिए। और ऐसे पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, हमने आपको कई बार आपको बताया है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य बताना है कि 10 अरब यात्री भारत आए। 10 अरब भारतीय, 10 अरब भारतीय, देखो अरब के 10 यात्री भारत आए, क्या होगा, अरब के 10 यात्री भारत आए। ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा। और भैया 10 अरब आ जाएंगे तो क्या होगा, फिर तो जानते हो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर सी हो जाएगा। चलो अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है यहाँ पर, 32 का जवाब। और यहाँ पर पुल्लिंग के लिए काफ़ी कमेंट भी आए थे कि सर पुल्लिंग पहचान करने के लिए, तो हमने आपको कुछ पॉइंट बताया था, कैसा और कैसी, 2 ही पॉइंट है। अगर आप समझ गए कैसा से अर्थ निकलेगा या कैसी से अर्थ निकलेगा तो आंसर आपका आ जाएगा। 32 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा संकल्प। संकल्प शब्द जो आपका है वो आपका पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे घटना कैसी थी, घटनी कैसा नहीं बोला जाता, कैसी बोली जाती है ना। लज्जा तुम्हें आ रही है ना, कैसी है, ऐसे वो वर्ड बोलेंगे। हो सकता है रही से भी आंसर मिल जाए, है ना। और प्रार्थना ये भी आपका होगा, लेकिन संकल्प करना
ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। 33 नंबर। यहाँ पर जवाब ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका 33 नंबर। ऑप्शन आपका देखिए सी नंबर, ऊर्ज स्वी इसमें अशुद्धि नहीं है। शेष आपके देखिए अशुद्धि है। जैसे देखिए आरोग्य दिया है, देखो आरोग्य, क्या इस प्रकार आरोग्य आप देखें? नहीं देखे होंगे। आरोग्य जो आपका होता है वो आपका आ रो आधा गा फिर आपका इस प्रकार से बनता है आरोग्य, है ना। ईसाई में दोनों में बड़ी ई लगती है, ठीक है। और आपका ये दिया है आपका औतुसुक्त, तो औतसुक्त का होता है उत्सुक्त होता है, इसका शुद्ध बनता है उत्सुक, ठीक है। क्या बनता है? उत्सुक होता है। इस कारण से गलती किसमें थी? इन तीनों में। शुद्ध कौन आपका है? ये सी नंबर। चलिए, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? रूप के अनुसार, और रूप के अनुसार क्रिया विशेषण जो आपके होते हैं, ये आपके कह सकते हैं क्रिया विशेषण जो होते हैं इनको अविकारी विशेषण कहते हैं, ठीक है, अविकारी शब्द कहते हैं। और ये आपके होते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल क्रिया विशेषण, दूसरा होता है यौगिक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है स्थानीय क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मूल क्रिया विशेषण में कैसे? ठीक, दूर, अचानक। यौगिक में होता है देखते हुए, वहाँ पर, यहाँ तक, मतलब 2 शब्द पुनरुक्ति होती है। और स्थानीय क्रिया विशेषण में तो उसके भी परिवर्तन आप कह सकते हो, उसके पार्ट बहुत हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, यहाँ पर अर्थ के अनुसार पूछा गया है, और अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अर्थ के हिसाब से एक होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, और दूसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चौथा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए अगला है अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। यहाँ पर अंश और अंश मतलब कि यहाँ पर अंश मतलब होगा हिस्सा, और ये अंश मतलब होता है कंधा, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन आपका बी ये सही हो जाएगा। अगला है गोदान का लेखक। गोदान के लेखक कौन है? आपको बताया था गोदान, बिल्कुल सही है सर। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा प्रेमचंद, ठीक है। प्रेमचंद जी द्वारा आपका एक उपन्यास है, ठीक है। और मंगलसूत्र इनका एक कह सकते हैं अपूर्ण है, ठीक है। अपूर्ण अगर पूछा जाए इनका तो मंगलसूत्र है। अगला है बुंदेली का क्षेत्र। बुंदेली कहाँ बोली जाती है? बुंदेली कहाँ बोली जाती है? तो बुंदेली ये आपकी बोली जाती है आपके पश्चिमी हिंदी के आकार के हिसाब में देखा जाए तो ये आपकी मिलेगी आपके झांसी, जालौन, दतिया, ठीक है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, मध्य प्रदेश, सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद, यहाँ पर जो होती है वो आपकी कह सकते हैं कि आपकी बुंदेली ही देखने को मिलेगी। चलिए अगला है निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य 39 नंबर। तो संकेत जहां पर आपको मिल जाए वहां पर देखिए कौन सा? ए नंबर, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। यहाँ पर संकेत मिल रहा है ना कि यदि वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी होगी, ये संकेतवाचक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या इस बार अच्छी बारिश होगी? यहाँ पर आप नहीं बोल सकते थे, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक वाक्य है ना। फसल अच्छी हो तो अच्छा है, फसल अच्छी हो तो अच्छा है, ये इच्छावाच्य है, ठीक है, इच्छावाच्य है। वाह क्या अच्छी फसल है, तो ये तो भैया विस्मयादिवाचक वाक्य है ना। तो यहाँ पर सही कौन हुआ? फर्स्ट नंबर आपका ये संकेत दर्शा रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? 40 का जवाब दीजिए। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र याद रखिएगा साथियों,
ये आपका नाम है उदंत मार्तंड। क्या नाम था? उदंत मार्तंड नाम था, जो कि 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसके जो कह सकते हैं संपादक थे वो आपके कानपुर के थे, आपके पंडित जुगल किशोर। ठीक है, पंडित जुगल किशोर थे इसके संपादक। ठीक है, ये रहे आपके 40 प्रश्न। और यहाँ पर इस समय एक सीरीज आपकी है जो कि वीडियो के अंत में लाई जाती है, आपके वन लाइनर हैं जो कि बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आपके हैं। ठीक है, जिनको आप PDF के माध्यम से नोट भी करेंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा का जो अन्य नाम है क्या नाम है? निर्गुण भक्ति काव्य का अन्य नाम क्या है? तो संत काव्य है। ठीक है, संत काव्य। अगला है कि हिंदी की प्रथम रचना मानी गई है, हिंदी की प्रथम रचना मानी गई है, तो ये देवसेन के अनुसार श्रावकाचार। ठीक है, श्रावकाचार को माना गया है हिंदी की प्रथम रचना। अगला है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो आप सबको पता है कि 7 कांड हैं। ठीक है, अगला है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो आपका कौन सा है? तो आपका प्रिय प्रवास है, जो कि आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया है। अगला है आदिकाल को वीरगाथा का काल किसने दिया है? आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है? सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही आपको पढ़ाते हैं जो आपको डेली टेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि आपके हैं विद्यापति। ठीक है, विद्यापति। अगला है संदेश रसक। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान। ठीक है, अब्दुल रहमान। अगला है नाटक के जनक माने जाते हैं, नाटक के जनक माने जाते हैं, तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास तो आपके परीक्षा गुरु को माना गया है। ठीक है, जो बच्चे देखो ये हम यहाँ पर वन लाइनर पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमने टेस्ट सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, तो जो बाद में जुड़ा करते हैं वो लोग शुरुआत से टेस्ट को जरूर लगाइए तो फायदा होगा, और अन्यथा आपको तो टाइम पास हुआ ना। ठीक है, तो पूरा टेस्ट लगाया करिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है उनको भी कंप्लीट करा दे रहे हैं। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है आपके बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, अगला है हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, यह आपकी इंदुमती। ठीक है, इंदुमती। अगला है कहानी इंदुमती के कहानीकार कौन है? इंदुमती के कहानीकार आपके किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, तो उनकी कहानी है उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, ये एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। सेवा सदन के लेखक तो आपको पता है कि मुंशी प्रेमचंद है। अगला है कि गबन गोदान रंगभूमि उपन्यास के नाम जो लेखक आपके हैं वो आपकी प्रेमचंद। प्रेमचंद का मूल नाम पूछा जाता है, जो कि नाम क्या है? धनपत राय। ठीक है, अगला है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक आपके कौन हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या आपके बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। अगला हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से? तो आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला है भाषा की सबसे छोटी लघुतम इकाई तो आपकी ध्वनि है। अगला है भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं? तो आपकी उपभाषाएं आपकी कितनी होती हैं? 5 होती हैं। अगला है मारवाड़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा में आती है? मारवाड़ी, तो मारवाड़ी आपके कह सकते हैं मारवाड़, जो कि आपके कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। अगला है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि कैसी? आपकी देवनागरी है। अगला है बुंदेली बोली किस हिंदी, बुंदेली बोली हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत? तो आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। अगला है प्रमुख ब्रज भाषा किस हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा भी आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अगला है हिंदी भाषा की यादजनी कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा की यादजनी तो आपकी संस्कृत है। ठीक है, और हिंदी भाषा की जननी तो आपकी अपभ्रंश। देखो, हिंदी भाषा की आदि जननी कहे तो संस्कृत, और हिंदी भाषा की जननी तो आपको अपभ्रंश, की उससे अपभ्रंश निकली है। अगला है सिंधी भाषा का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो सिंधी भाषा का संबंध है ब्राचड़ अपभ्रंश से। अगला है कि लहंदा और पंजाबी भाषा का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो लहंदा और पंजाबी भाषा का संबंध है पैसाची अपभ्रंश से। ठीक है, पैसाची से।
अगला है गुजराती भाषा का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो गुजराती भाषा का संबंध है शौसेनी अपभ्रंश से। वहीं पर मराठी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से? तो महाराष्ट्र से हुआ है। खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं? तो खड़ी बोली को कौरवी के नाम से जानते हैं। ये आपके वन लाइनर भी, और इसके पहले हमने बता दिया है 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट कराया है और ये डेली प्रक्रिया चलेगी। यहाँ पर आपको टॉप 25 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपके वन लाइनर होंगे, जिनको आपको नोट्स बनाना है, इनकी नोट्स बनाना है, जो हम आपको ऑब्जेक्टिव मतलब इनको जो दे रहे हैं वन लाइनर। और ये 40 प्रश्नों का आपको टेस्ट, जो कि आपका टेस्ट 100% हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो जो लोग बाद में जुड़ते हैं वो लोग टेस्ट को जरूर लगाइएगा और इसके बाद कह सकते हैं वन लाइनर आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। समझ में आ गया ना? जो लेट आते हैं वो लोग पहले आया करिए, और अगर लेट में आते हैं तो उतने मिनट आप पीछे से बैक करके बाद में देख लिया करिए। समझ में आ गया? पसंद आ गया? नेक्स्ट क्लास आपकी कितने बजे? 9:30 बजे। ठीक है, 9:30 बजे यूपी जीके की क्लास है, सभी लोग आया करिए। ठीक है, सभी लोग आएंगे। बहुत ही बेहतरीन आपकी सीरीज चलाई गई है यूपी स्पेशल की, एक बार पढ़ेंगे आपको सीरीज जरूर पसंद आएगी। सभी को पसंद आया ये सीरीज तो आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी लोग खाना बैटरी वगैरह चार्ज करके 9:30 बजे मिलें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।